नमस्कार, जय धन्वंतरी। हम रजस्वला परिचर्या के बारे में कुछ देख रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे कि उस समय क्या क्या करने का और क्या नहीं करने का, इसकी पूरी विधि बताई गई है भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने। बहुत सारी परंपराएं हैं जो उसमें से बहुत सारे अंशों को लेकर चली है। बहुत सारे अंश कालांतर में विकृत भी हो गए हैं, उसमें कुछ विकृतियां भी घुस गई है, कुछ अंधश्रद्धाएं भी घुस गई है। तो वो सब को सार तत्व लेकर उसका पालन करना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक पुस्तक का मैं जिक्र करूँगा जो मेंसिस के बारे में लिखी है नितिन श्रीधर ने। बहुत अच्छी पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक है ये, मेंस्ट्रुएशन एक्रॉस कल्चर्स। तो ये पुस्तक में उन्होंने विभिन्न हमारी भारतीय परंपराओं में क्या क्या पालन किया जाता है और उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, तो ये परंपराओं को लेकर है, आयुर्वेद की संहिताओं को लेकर ये पुस्तक नहीं है, लेकिन ये पढ़ने जैसी पुस्तक है। हम उसका नाम देंगे और डिटेल वहाँ पर बताएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो हम आज जो बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अच्छी है और वो क्यों आया परंपरा में वो समझना जरूरी होगा, ताकि हम विवेक कर सके कि कितना पालन करना है और कितना उसको छोड़ना है। भाव मिश्र जी ने उसका कंपाइलेशन करके बहुत सारी बातें बताई और सूत्रों में बताई, ताकि हम समझ सके, उसके कारण बताए विभिन्न संहिताओं में। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो ऐसा ही एक श्लोक भाव प्रकाश संहिता का भाव मिश्र जी ने बताया हुआ, वो रजस्वला को क्या नहीं करना है और वो क्यों नहीं करना है। तो इसमें आज का जो है श्लोक वो है अत्युच्च शब्द श्रवणम, हसनम बहुभाषणम, आयासम भूमि खननम, प्रवातंच प्रवर्जयेत। अत्युच्च शब्द श्रवणम, बहुत ऊंचे आवाज में सुनना। हमको पता है ये बहुत ऊंचे आवाज में हम सुनते हैं तो कानों को नुकसान होता है, उसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर पर वो कंप लगता है। वो कंप लगने से वायु बढ़ जाता है और वो वायु बढ़ने से प्रभावित होता है हमारा शरीर, खास करके गर्भाशय, और खास करके जो अवस्था मेंसिस की है वो अवस्था में विशेष रूप से वो क्रिया प्रभावित होती है, जो शरण की क्रिया है, आर्तव की क्रिया है वो। इसीलिए अति उच्च शब्दों में श्रवण नहीं करना है। लोग स्टीरियो लगा देते हैं, सुनते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस अवस्था में विशेष रूप से श्रवणेंद्रिय प्रभावित होती है और उसके कारण मासिक चक्र में विकृति आती है। तो ये बताया हसनम, बहुत हंसना नहीं है, क्योंकि बहुत हंसने से स्माइल करना है, स्मित करना है, प्रसन्नता, वो बात अलग है। लेकिन कोई खड़खड़ाहट हंसता है, जोर जोर से हंसता है, तो उसका वायु बढ़ जाता है। यद्यपि आज के लोग उसको एक थेरेपी के रूप में ले रहे हैं, तो वो बहुत ऐसी क्लबें भी बनी है हंसने की, लेकिन अधिक हंसना आयुर्वेद ने मना किया है। वो एक प्रसन्न चित्त से हंसना वो स्वाभाविक होता है, और वो विकृति से वो हंसना होता है, हा 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 करते हैं। तो और हम सीरियल में देखते हैं, बच्चे को भी पूछेंगे कि ये राक्षसों की हंसन ऐसी होती है। तो बहुत जोर से हंसने के कारण वात बढ़ता है, फिर वात से रुक्षता बढ़ती है, फिर रुक्षता के कारण पूरा शरीर प्रभावित होता है और जो मासिक चक्र साइकिल है, आर्तव स्राव है, वो प्रभावित होता है, विकृत होता है। इसके लिए हसनम नहीं करना है। उसी के कारण बहुभाषणम, हम भाषण करते रहेंगे तो भी वात बढ़ेगा। और दूसरा कारण ये भी वाक क्षयात वीर्य क्षयो बलियान, हम जो वीर्य क्षय या रजस क्षय होता है तो उसमें शक्ति का क्षरण हो जाता है, वो हमको पता है। उससे भी वाक क्षय को बलियान माना है, प्रबल माना है। व्यक्ति बोलता है तो अपनी शक्ति नष्ट होती है उसमें, बोलने में। वाक क्षयो वीर्य क्षयात बलियान। तो इसके कारण बताया है कि एक तरफ से तो शक्ति जा रही है, जब एक तरफ कोई ज्यादा खर्चा होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से पैसों को बचाते हैं, अनेक जगह से बचत करते हैं।
सेविंग करते हैं, उसी तरह से एक जगह से शक्ति जा रही है, स्राव हो रहा है, शक्ति जा रही है, तो दूसरी जगह से बचत करनी है, सेविंग करना है। तो हम यदि बोलेंगे तो फिर उसी मुंह के मार्ग से भी शक्ति जाएगी, तो उसका शक्ति का ह्रास होगा, कम हो जाएगी। इसीलिए बताया कि एक मार्ग से जब शक्ति का क्षरण हो रहा है, जा रही है, तो दूसरे मार्ग से बचाव करो। तो बहुत बोलना नहीं है, बहु भाषण नहीं करना है, नहीं तो बात बढ़ेगा और उसकी असर फिर से मासिक चक्र पर, साइकिल पर होगी, आर्तव की साइकिल पर, रजस की साइकिल पर होगी। फिर क्या बताया, आयासम, बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना है, इसलिए आराम की जरूरत, क्योंकि इसमें सेम लॉजिक है। यदि मेहनत वाला काम करेंगे तो शक्ति जाएगी, शक्ति एक जगह से जा रही है तो उसको बचाना आवश्यक होगा। बचाने के लिए आयास अर्थात परिश्रम नहीं करना है, इसीलिए उसको बहुत काम नहीं करना है। मध्यम काल में ऐसी स्थिति आई कि बहुत काम करने लगी स्त्रियां, लेकिन बहुत प्राचीन काल में जब आयुर्वेद जीवंत था, आयुर्वेद की परिचर्याएं जीवंत थी, उस समय पर ये खास ध्यान में रखा गया था कि उसको आयास नहीं करना है। तो ये तो सब मान्य ही करेंगे, क्योंकि उसको थकान होती है, उसके सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे उसका नाश की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि परिश्रम नहीं करना है, आयास नहीं करना है। आगे बताता है भूमि खननम, भूमि को खोदना नहीं। एक बात तो है कि वो गड्ढा करे तो वो परिश्रम का काम है, इसीलिए मना किया। महिलाओं को ये कम शक्यता है, लेकिन भूमि खननम से हम ये कहते हैं कि हम कंटाले में जब होते हैं, कंटाला आता है, बोर हो जाते हैं, तब कुछ ना कुछ व्यर्थ बातें करते रहते हैं। तो ऐसी व्यर्थ बातें करने से शरीर में प्रमाद बढ़ता है, मन में प्रमाद बढ़ता है, आलस्य आ जाता है। तो ऐसी व्यर्थ बातें न करें। भूमि खनन से सब कुछ ले लेना है, जैसे पत्ता खेलना, जैसे कैरम खेलना, जैसे व्यर्थ की बातें करना। तो ये सारी जो अपने शरीर पर प्रमाद और आलस्य को बढ़ाने वाली बात है वो छोड़नी है। उससे संतति में भी प्रमाद और आलस्य आता है। ये जो हम टाइम पास की बातें करते हैं ना कि ये टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो ये टाइम पास वाली जो चीजें हैं, जो निरर्थक होती है, जो हमारे जीवन में किसी भी तरह से उसकी सार्थकता नहीं है, तो ऐसी बातें छोड़ने का भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया है कि बहने इस समय यदि खाली रहे, शांत रहे, तो अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छे विचार करे, अच्छे प्रवचन व्याख्यान सुने। तो ये बताया कि ये भूमि खनन व्यर्थ की बातें न करनी है, ये उपलक्षक है। सारी बातें वो छोड़ने को कह रहे हैं कि जो उपलक्षण के रूप में यहां बताया है। आगे बताते प्रवातंच विवर्जयेत। प्रवात अर्थात सामने से पवन का, वायु का लेना। जब प्रवास करते हैं तो सामने से वायु आता है, और जगह पर हम जाते हैं कोई वाहन से खुले में तो भी पवन आता है, वायु का सेवन होता है। जब वायु बहती है तब बैठते हैं तो भी वायु का सेवन होता है। तो ये वायु का सेवन यदि हुआ, शरीर पे गया तो रुक्ष करता है, उसमें मॉइस्चर होने से कफ बढ़ने की संभावना है। यदि शरीर में आर्द्रता बढ़ गई, कफ बढ़ गया, तो मासिक स्राव को अनुकूलन नहीं रहेगा, उसमें प्रतिबंधक हो जाएगा। इसीलिए अति शीत शरीर न हो, अति ठंडा न हो जाए, इसके लिए वात का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात है कि शरीर में वायु का सेवन करने से वात बढ़ता है, सामान्य वृद्धि होने से वात बढ़ गया तो बहुत प्रकार के पेन होंगे। अभी ऑलरेडी पेन हो रहा है, कुछ पेन, कुछ दर्द, कुछ दुख शरीर में है, शूल है, जिसको हम शूल कहेंगे। तो ये शूल तो है ही, और आयुर्वेद की दृष्टि से न वाते न विनाशूलम, वात का सेवन करने से शूल बढ़ता है, शूल वात के बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए शूल होने से वात ऑलरेडी बढ़ा है और उसका सेवन करने से फिर से वात बढ़ेगा तो विकृति होगी। तो इतनी बातों का विवर्जन करना है।
रजस्वला परिचर्या में बहुत सोच समझ कर विचार कर सूक्ष्मता से इसका निरूपण भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में किया गया है। तो इतना विवर्जन करके ये परिचर्या को 3 दिन तक, यदि मेंसिस 3 दिन तक आता है तो 3 दिन तक, 4 दिन तक आता है तो 4 दिन तक ये करनी है। ज़्यादा दिन आता है तो चिकित्सा करनी है ताकि ये 4 दिन तक मैक्सिमम आए। उससे जब ज़्यादा दिन आता है तो एक प्रकार की विकृति मानी जाती है, तो वो फिर चिकित्सा करनी है। तो ये 3 या 4 दिन का जो सामान्य समय बताया है, उस समय तक की ये परिचर्या 4 दिन की करेंगे तो जीवन में बाकी के दिनों में एक नया उत्साह, एक हल्कापन, एक स्फूर्ति, एक प्रसन्नता का अनुभव होगा। नमस्कार। जय धन्वंतरि।